दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी हेमंत सरकार। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने संबंधी विधेयक को पारित किया जाएगा। इसमें झारखंड के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण वृद्धि संबंधी विधेयक भी पारित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मन, लेकिन नहीं होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। उन्हें 3 नवंबर को 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीएम ऑफिस की ओर से उनके अगले 15 दिनों के कार्यक्रमों का डिटेल जारी कर दिया गया है। इसमें कहीं भी ईडी ऑफिस जाने का जिक्र नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। आसमान में बादल छटने के बाद झारखंड में और बढ़ेगी ठंड। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदल रहा है। आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। इससे सर्दी बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। मौसम साफ होने के बाद पश्चिम की आने वाली हवा और सर्द होगी। इससे टेम्परेचर के और नीचे गिरने की संभावना है। झारखंड में अक्टूबर के मध्य तक बारिश हुई है। इससे सतह में नमी की मौजूदगी बनी हुई है। सुबह के दौरान धुंध कायम है, जबकि पिछले वर्ष इस दौरान धुंध का प्रकोप नहीं था। यही कारण है कि पिछले वर्षों की तुलना में टेम्परेचर में कमी आई है। झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। झारखंड सरकार के भेजे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। सोशल मीडिया ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगी। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इसके लिए उनका अनेकानेक धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों की धरती पर राष्ट्रपति के आगमन का स्वागत किया है। चुनाव आयोग का देवघर डीसी को हटाने का निर्देश। चुनाव आयोग ने देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का निर्देश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को चिट्ठी भेजी है। खबरों को माने तो देवघर जिला में वोटर लिस्ट के डिवीजन में वर्तमान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की भूमिका को लेकर शिकायत की गई थी। इसके मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान देवघर डीसी पर कार्रवाई करते हुए चुनाव के दौरान हटा दिया था। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को मिला तीसरा स्थान। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। हेमंत सोरेन सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कुल 26 स्कूलों की अनुशंसा भेजी थी। राज्य सरकार ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर इन 26 स्कूलों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया था। केंद्र सरकार द्वारा इन स्कूलों का मूल्यांकन किया गया था, जिसके बाद 3 विद्यालयों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के 3 स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों के नामों की घोषणा कर दी है। इस पुरस्कार के लिए देश भर से 39 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें सबसे अधिक 10 विद्यालय गुजरात के हैं। झारखंड के 3 विद्यालयों का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। झारखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 20 लाख तक की छूट। झारखंड सरकार ने 20 अक्टूबर को ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अपनी झारखंड ईवी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अब सरकार का उद्देश्य है कि 2026 तक झारखंड में कुल वाहनों में 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। सरकार ने इन वाहनों की खरीदारी करने पर 10,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की छूट देने की घोषणा की है। रोड टैक्स और परमिट भी, जी हां, परमिट पर भी रियायत दी जाएगी। राज्य सरकार के कर्मियों को इलेक्ट्रिक 2 पहिया या 4 पहिया वाहन खरीदने पर 100% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि ग्राहक इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट का लाभ ले सकेंगे। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जाएगा।
कॉमर्शियल उद्देश्य से इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद पर 30,000 रुपए की छूट हासिल होगी। देश में सरकारी नौकरियों की आई बहार, 3,500 से अधिक पद पर निकली भर्तियां। नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। देश भर के कई संस्थानों में बम्पर पद पर भर्तियां निकली हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 1671 पद भर्ती, जी हां, रिक्त पद भर्ती निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 21,700 से 69,100 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर 25 नवंबर से पहले आवेदन करना होगा। साथ ही परमाणु खनिज निदेशालय ने भी सिक्योरिटी ऑफिसर सहित अन्य पद पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के जरिए संस्थान में 321 पद को भरा जाना है। इस महीने के अंत तक रिटेल यूजर्स के लिए ई-रूपी का ट्रायल होगा शुरू। शक्तिकांत दास ने बुधवार को फीकी बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का रिटेल पार्ट ट्रायल के लिए इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा, ई-रूपी का लॉन्च देश की करेंसी के इतिहास का अनोखा पल था और इससे कारोबार के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। दास ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। ऐसे अनिश्चितता भरे माहौल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। 3 नवंबर को मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे केंद्र सरकार को भेज देंगे। महंगाई को लेकर जो रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी, उसकी पारदर्शिता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1190 नए मामले। 2 नवंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 1190 नए मामले सामने आए। इससे पहले 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे, जबकि 31 अक्टूबर को 1326 नए मामले मिले थे, जबकि 1 अक्टूबर को 3,805 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.04% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि सरकार ने पिछले दिनों महामारी से हुई 1371 लोगों की मौत के आंकड़े को भी आज साझा किया है, जिनमें से अकेले पंजाब ने 1369 कोविड पीड़ितों की मौत की पुष्टि की गई है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 1190 बताई गई है। यदि दैनिक सक्रिय मामलों की दर की बात की जाए तो वो 1.59% रही। गौरतलब है कि अब तक लगभग 90.1 करोड़ जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 83,167 कोरोना जांच की गई। पीएम मोदी आज करेंगे शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नागरिकों को उनकी शिकायतों की स्थिति पर नियमित अपडेट के माध्यम से शुरू से अंत तक जानकारी प्रदान करेगा। दरअसल पीएम आज दिल्ली में विजिलेंस जागरूकता सप्ताह को संबोधित करेंगे। विज्ञान भवन में सीबीसी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम सीबीसी के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। खबरों के अनुसार यह पोर्टल देश के नागरिकों को उनकी शिकायतों की स्थिति पर नियमित अपडेट के साथ शुरू से अंत तक हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराएगा। बता दें कि इस वर्ष विजिलेंस जागरूकता सप्ताह का आयोजन 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जानकारी के बावजूद यौन हमलों की सूचना नहीं देना भी एक गंभीर अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जानकारी के बावजूद नाबालिग के खिलाफ यौन हमले की रिपोर्ट नहीं करना एक गंभीर अपराध है और अपराधियों को बचाने का प्रयास है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध की तुरंत और उचित रिपोर्टिंग बेहद जरूरी है और ऐसा करने में विफलता कानून के उद्देश्य को विफल कर देगी। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पिछले साल अप्रैल के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक डॉक्टर के बारे में प्राथमिकी और आरोप पत्र को
रद्द कर दिया गया था। डॉक्टर ने यह जानकारी होने के बावजूद कि एक छात्रावास में कई नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न हो रहा है, इसके बारे में अधिकारियों को सूचित नहीं किया था। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि यह सच है कि मामले में अन्य आरोपियों के संबंध में प्राथमिकी और आरोप पत्र अभी भी बाकी हैं। पीठ ने अपने 28 पेज के फैसले में कहा कि लेकिन जानकारी के बावजूद किसी नाबालिग बच्चे के खिलाफ यौन हमले की रिपोर्टिंग न करना एक गंभीर अपराध है।